नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2020 और एसएससी CGL 2020 के प्री के लिए एक्सपेक्टेड मैथ्स के सेट। इसमें हम 5 क्वेश्चन DI छोड़ के, जो 4 से 5 आपके DI आते हैं उनको छोड़ के आज हम करेंगे 21 क्वेश्चन। 20 मैं करवाऊंगा, एक आपको होमवर्क मन करेगा तो दे दूंगा, अदरवाइज मुझे लगा अगर ये करवा देना चाहिए तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। और आप लोग डेली का डेली प्रैक्टिस कर लिया करिए। PDF मैं 2 घंटे पहले इसी वजह से शेयर करता हूँ ताकि आप लोग खुद एटलीस्ट सॉल्व कर लें, और फिर जो क्वेश्चन आपको ना आया हो सबसे पहले वो देखें। आपको जो क्वेश्चन एक बार में नहीं हो रहा है वो नोट्स बनाते चले, या आपको जो क्वेश्चन करने में 2 बार लग रहा है, किसी से पूछना पड़ रहा है, उसका भी नोट्स बनाते चले। एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये जो मैं 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले PDF देता हूँ, इसका केवल और केवल एक उद्देश्य है कि आप लोग प्रैक्टिस कर लिया करें एटलीस्ट, उसके बाद वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि वीडियो देखने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं। बस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाते चले ताकि एग्जाम के पहले 10 दिन जो होते हैं उसमें आप अपना स्कोर बूस्ट कर पाएँ। और जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ, जो एक्सपेक्टेशन है मेरी कि 50 में 50 आप पा पाएंगे, तो वो ले आएँ, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आएगी लाइक कर देना, आप लोग ऐसे लाइक कर देते हो। और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग कर लिया करो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। और कुछ लोग कह रहे थे नोटिफिकेशन नहीं आता, तो बेल आइकन अगर आपने नहीं दबाई होगी तो एक बार चेक कर लीजिएगा बेल आइकन दबी है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेट 5 लिखना था, ऊपर 4 टाइपिस्ट ने लिख के भेज दिया। चलो ये प्रश्न देखो, कहा गया 7 to the power 19 plus 2 is divided by 6, द रिमाइंडर इज। आपसे पूछा गया रिमाइंडर कितना बचेगा अगर 7 के पावर 19 प्लस 2 को 6 से विभाजित किया जाए। कहा गया 7 के पावर 19 धन 2 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। नंबर सिस्टम का बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर करेंगे। देखो, अगर किसी संख्या को, अगर मैं कहूँ कि A और B को 5 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 से A में डिवाइड करिए और रिमाइंडर R1 आए, और 5 से B को डिवाइड करिए और रिमाइंडर R2 आए, तो दोनों को जोड़ने पे जो रिमाइंडर आएगा वही रिजल्टेंट रिमाइंडर होगा। समझ रहे हो? यानी कि 5 से अगर A को डिवाइड किया गया R1 आया, 5 से B को डिवाइड किया गया R2 आया, तो जो 5 से A प्लस B को डिवाइड करने पे रिमाइंडर होगा वो इन दोनों का योग के बराबर होगा, बशर्ते प्रोवाइडेड कि R की वैल्यू 5 से बड़ी ना हो। अगर R की वैल्यू, ये R रिमाइंडर हो जाएगा अगर R लेस देन 5 है, और R माइनस 5 हो जाएगा अगर रिमाइंडर, ये जो R है, देखो अगर A प्लस B को 5 से डिवाइड करने पे, A को डिवाइड करने पे R1 आ रहा है, B को डिवाइड करने पे R2 आ रहा है, और R1 प्लस R2 का जो योग आ रहा है वो मतलब 5 से बड़ा है, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा R माइनस 5। यानी R1 प्लस R2 की वैल्यू अगर 5 से बड़ी आ रही है तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा R माइनस 5। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो 2 प्लस 3 को मैं कहूँ कि 5 से डिवाइड करो, तो आप 5 से 2 में डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 2, 5 से 3 में डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 3, दोनों को जोड़ोगे कितना हो गया 5। अब 5 5 से बड़ा है नहीं, 5 5 से छोटा है नहीं, 5 5 के बराबर है, यानी रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी कि 0 रिमाइंडर हो जाएगा। या आप ऐसे देखिए 2 3 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम 7 के पावर 19 प्लस 2 को 6 से डिवाइड करना चाहते हैं तो मैं कहूँ अगर कि 7 के पावर 19 को 6 से डिवाइड कर लो और फिर 2 को 6 से डिवाइड कर लो, दोनों रिमाइंडर्स को ऐड कर दो, तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिजल्टेंट रिमाइंडर हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर P प्लस 1 के पावर n है और इसको P से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा। अगर P प्लस 1 के पावर n को P से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। अब देखो 7 को क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 1 के पावर 19 डिवाइडेड बाई 6, और प्लस 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि P प्लस 1 टू दी पावर n को अगर P से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1। इसी प्रकार 6 प्लस 1 के पावर 19 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, क्योंकि ये इससे 1 बड़ा है तो रिमाइंडर 1 दे देगा, और 1 में 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 3। तो आपका रिजल्टेंट रिमाइंडर कितना हो गया 3, यानी शेषफल कितना हो गया 3। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देना। और रिमाइंडर थ्योरम मैंने पढ़ाई, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप जाके नंबर सिस्टम की मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। CGL प्रीवियस ईयर, CPO प्रीवियस ईयर, CGL मेंस प्रीवियस ईयर, MTS प्रीवियस ईयर, सारे लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सब मैंने पूरे ईयर का कंपाइल करके एक एक वीडियो बना के डाल दिए, तो वहाँ पर नंबर सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी जानना है तो मैं बहुत जल्द क्लास स्टार्ट करूंगा जिसमें हम केवल थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें ये मैं फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन फिर मैंने नंबर सिस्टम से लिया। कहा गया ये नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 and 5 लीव्स रिमाइंडर्स 1 and 4 रिस्पेक्टिवली। When it is successively divided by 5 and 4, the respective remainders will be। कहा गया कि एक संख्या जब क्रमिक रूप से 4 और 5 द्वारा विभाजित की जाती है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 रहता है। कहा गया जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। कहा गया कि एक संख्या जिसको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, और फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है। अब कहा गया इसी संख्या को 5 से डिवाइड करने पे यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ समझनी होगी। आप इस क्वेश्चन को गलत इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मान लो एक नंबर n है, उसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 देता है, और n को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 देता है। ये मान के आप कर सकते हैं, लेकिन तब वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सक्सेसिवली जो लगाया गया है इसका कुछ मतलब निकलेगा। मतलब समझ रहे हो? यानी कि अगर आपको दिया गया कि किसी संख्या n को 4 से डिवाइड किया गया, फिर 5 से सक्सेसिवली अगर 5 से डिवाइड किया गया, यानी कि जो 4 से डिवाइड करने के बाद मान लो भागफल m आया, तो फिर 5 से m को डिवाइड किया जाएगा, और ये जो रिमाइंडर आया और ये जो रिमाइंडर आया, ये दोनों रिमाइंडर आपको दिए गए, ना कि n को। यानी कि अगर 4 और 5 से सक्सेसिवली डिवाइड किए गए हैं, इट मीन्स पहले संख्या को 4 से डिवाइड किया गया, मान लो भागफल m आया, अब उसके बाद और रिमाइंडर r1 आया, तो इधर r1 आपको दिया गया है, और फिर m को 5 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर r2 दिया गया है। यानी r1 की वैल्यू आपको दी गई है 1 और r2 की वैल्यू दी गई है 4। समझ आ गया? तो अब आपको समझ में आ गया, तो कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। देखो, आपको दिया गया कि 4 से डिवाइड किया गया तो 1 आया रिमाइंडर, और 5 से डिवाइड करने पे 4 आया। सक्सेसिवली किया गया, पहले 4 से किया गया फिर 5 से। अच्छा, अगर 5 ये रिमाइंडर लिखा हुआ है, ये डिवाइजर लिखा हुआ है, यानी ये भाजक लिखा हुआ है, ये शेषफल लिखा। अगर हम माने कि इस केस में जो भागफल था यानी क्वोशिएंट था वो 1 रहा हो, या हम माने भागफल 0 रहा हो, सबसे छोटा भागफल क्या मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। यानी कि 5 से किसी संख्या में भाग देने पे भागफल 0 है और शेषफल 4 है, तो वो संख्या कितनी होगी? 5 में किस संख्या से, मतलब 5 से किस संख्या में भाग करें कि शेषफल 4 बचे? आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, उल्टा आप आएंगे, यानी 5 से 4 में अगर भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। और ये 4 था क्या जिसमें आपने 5 से भाग दे? वो था क्या? पहले 4 से भाग करने पे भागफल जो आ रहा था उसी में 5 से भाग किया गया था, यानी ये जो 4 था वो भागफल था। यानी 4 वाले केस में यहाँ पे भागफल कितना था? 4। यानी कि जो भी संख्या थी उसको 4 से विभाजित करने पे भागफल तो 4 आ रहा है और शेषफल 1 आ रहा है, तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? यानी संख्या हो जाएगी 4 से भाग किया गया, भागफल 4, शेषफल 1। यानी कि संख्या बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी नंबर इज इक्वल टू, यानी संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी 4 गुणे 4 16, 1 17। यानी हमारी संख्या क्या थी? 17। अब 17 संख्या होगी, क्या 17 ही हो सकती है? नहीं, असंख्य संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ पे भागफल चेंज करते रहिए तो असंख्य संख्याएं हो जाएगी, लेकिन आपका रिमाइंडर सेम ही देंगे। अब कहा गया कि n बराबर 17 आ गया, यानी संख्या 17 आ गई। अब कहा गया कि अगर इसे 5 से पहले भाग किया जाए, 5 से भाग करो, 5 से भाग करोगे तो 5 तियाँ 15, शेषफल कितना आएगा? 2। यानी 5 से भाग किया गया तो शेषफल 2 आया, और फिर सक्सेसिवली डिवाइड करना है, यानी फिर 4 से पूछा गया डिवाइड करने पर कितना आएगा, तो 4 से किसको डिवाइड करोगे? जब सक्सेसिवली दिया गया है तो 4 से इस भागफल को डिवाइड करोगे, यानी 4 से 3 को डिवाइड करोगे तो 4 0 में 0, यहाँ 0 आएगा, शेषफल कितना आ जाएगा? 3। यानी 5 से डिवाइड करने पर 2 और 4 से डिवाइड करने पर 3 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3। समझ आ गया? तो आपको सक्सेसिवली का मतलब समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बैक करिए वीडियो, फिर से देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब आपका माइंड काफ़ी अच्छे लेवल का है। आपने ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इतना क्लियरली शायद ना समझ में आया हो, तो आज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगर आपको आता था तो बहुत अच्छी बात है। अलजेब्रा का एक प्रश्न देखो, कहा गया इफ़ a इज इक्वल टू 1.21, b इज इक्वल टू 2.12, c इज इक्वल टू -3.33, तो आपसे पूछा गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखो, आपको मास्टर्स बताते हैं कि आप a b c का सम करो, और अगर ये 0 आ जाए तो आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होता है। क्यों होता है ये भी यहाँ जान लीजिए। देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यही फार्मूला आपने रटा होगा। अब देखो, इसमें अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 पुट कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे 0 में किसी संख्या से गुणा करोगे तो 0, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी करोगे तो a और b जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3.33,
और प्लस सी करोगे यानी -3.33 हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 0, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए वाला हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखो, अच्छा सा प्रश्न है। कहा गया कि अगर x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू -2, तो आपसे एक्स क्यूब की वैल्यू पूछेगी। ध्यान से देखिएगा, देखो अगर x डिवाइडेड बाई 5 और प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर -2 दिया गया है, तो अगर आप x बाई 5 को ऐसा करिए, इसको x बाई 5 ही लिखा रहने दीजिए और प्लस 1 अपान एक्स बाई 5 इसको लिख लीजिए, क्योंकि 5 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू -2 दिया गया है। और x बाई 5 को अगर आप a एज्यूम करिए, यानी वी आर एज्यूमिंग x बाई 5 एज ए, तो ये हो गया a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू -2। और अगर a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू -2 हो तो a बराबर कितना हो जाता है -1। अब अगर a बराबर -1 एक इसको माना था x बाई 5 को, यानी x बाई 5 इज इक्वल टू -1 हो गया, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया -5। तो x बराबर -5, तो x क्यूब कितना हो गया -125। समझ आ गया। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, बस इसको किस वजह से लिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी था, तो इस वजह से मैंने ले लिया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, ये प्रश्न देखो, शायद मेंस में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन अब इतना घिस पिट चुका है कि ये CHSL में आ सकता है। कहा गया m माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस m माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस m माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? कुछ लोग बताएंगे सर आप एक काम करो, a या b या c में से किसी एक को 0 कर दो, और एक काम करो कि किन्हीं दो लोगों की वैल्यू 1 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हो। मान लो हम a बराबर 0 रख दें, मैं कई मेथड बताते चलता हूँ। a बराबर 0 रख दो, b c बराबर 1 रख दो, तो ये हो जाएगा m अपान 2 प्लस m माइनस बी स्क्वायर, यानी m माइनस 1 अपान सी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया, और प्लस m माइनस सी स्क्वायर, यानी कि m माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1, और ये बराबर आपको दिया गया 3। तो ये आपका हो जाएगा m/2 प्लस m, यानी कि 5m/2 इज इक्वल टू 5, यानी m बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब सब में रख के वैल्यू चेक कर लो कि किसकी वैल्यू 2 आएगी। तो अगर आप यहाँ रखोगे तो a बराबर 0, यानी ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे रखोगे तो ये 1 दे देगा। अगर यहाँ पे रखोगे तो ये 2 देगा, यहाँ पे रखोगे तो ये 4 दे देगा, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे रखोगे तो ये a तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, 1 माइनस 1 ये भी 0, यानी ये भी नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। तो ऐसे भी कर सकते थे, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते वैल्यू पुटिंग से, तो बेसिक जानना अति आवश्यक है। आप देखिए क्या करेंगे, आप पहले इसको ऐसे लिखिए m माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस m माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस m माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दिया गया है। ठीक है, अब इसको देखो बेसिक से कितने आसानी से कर सकते हो। 3 को इधर लाओगे तो ये -3 हो जाएगा, यानी -3 बराबर 0। और -3 को क्या लिख सकते हो? सबके आगे -1 -1 -1 लिख दो। ये सबके बगल में लिखा है, चूंकि जगह नहीं थी मैंने, इस वजह से ये बराबर 0 हो गया। अब सबको सॉल्व करो, हर बराबर कर लो, तो ये आएगा आपका m माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस m माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस m माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर कितना है 0। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, m माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा कितना? m माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अगर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे कुछ बचेगा, कुछ भी बचेगा, और बराबर 0 है। अब अगर ये बराबर 0 है तो या तो ये 0 के बराबर होगा, या तो ये, अगर ये 0 के बराबर हो गया तो मान लो ये 0 के बराबर हो जाता है, तो आपका ये 0, मतलब अगर दो संख्याओं को गुणनफल 0 के बराबर है तो या तो दोनों संख्या 0 के बराबर होंगी, या तो कोई एक। अगर आप इसको 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी नहीं, m की वैल्यू कहाँ से आएगी? इसको 0 के बराबर करने से। तो ये 0 के बराबर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, यानी m बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको ये भी बेसिक भी पता है और ये वाली मेथड भी पता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये देखो शॉर्ट ट्रिक जानना जरूरी है। मैंने एक कल मीम देखा, उसमें कहा कि मान लो पूछा उसने, एक एग्जामिनर था, उसने पूछा 2135 मल्टीप्लाइड बाई 964 कितना होता है। स्टूडेंट रिप्लाई करता है सर 230। पूछता है सर ये तो इवन मतलब क्लोज भी नहीं है आंसर के, बहुत दूर है, मतलब अगर आंसर 1 लाख है तो आप जवाब दे रहे हो 0.5। कह रहा है बट आई एम फास्ट।
तो फास्ट होने से मतलब नहीं है, आप थोड़ी देर पहुंचो लेकिन सही पहुंचो, देर आओ दुरुस्त आओ। यानी आपको 1 मिनट लग जाए क्वेश्चन करने में, 25 क्वेश्चन को 25 मिनट में करने में कोई हर्ज नहीं है। आप 12 मिनट में करके 13 प्रश्न गलत कर दे रहे हो तो वो गलत है, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपना सही करने पे, एरर ना हो इस पर फोकस करो, सिली मिस्टेक्स ना हो इस पर फोकस करो। स्पीड प्रैक्टिस करने से बढ़ेगी, ना कि ट्रिक जानने से। स्पीड अगर आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, कैलकुलेशन स्पीड के लिए प्रैक्टिस करिए, ये नहीं कि पहाड़ा रट रहे हैं। प्रैक्टिस जितनी रहेगी कैलकुलेशन उतनी तेज होगी, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मैंने तो कभी नहीं रटी, मैंने तो कभी कोई ट्रिक नहीं पढ़ी, तो मेरी स्पीड कैसे ठीक ठाक है? इसी वजह से क्योंकि प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये याद रखिएगा। चलो, कहा गया कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू √3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें थीटा पता होगा तभी निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपको दिया क्या गया है? कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, कॉट कितने अंश का मान होता है? √3, तो आप कहेंगे कॉट 30 डिग्री का, यानी कॉट 30 डिग्री का। समझ रहे हो? अच्छा मैंने कॉट में ही क्यों चेंज किया? क्योंकि कॉट नहीं रहेगा तो इक्वेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कॉट है, दोनों के एंगल को बराबर कर सकते हो। यानी आपका हो गया पाई बाई 2 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 30 अंश, तो थीटा कितना हो गया? 60 अंश। अब अगर थीटा 60 अंश हो गया, आपसे पूछा क्या गया? कॉस थीटा, यानी कॉस 60, तो कॉस 60 बराबर कितना हो जाएगा? कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो आपका आंसर हो गया 1/2। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा ये प्रश्न जैसे आया, ट्रिगो कुछ लोगों को कहते हैं कि मुझे टफ लग रही है। देखो ट्रिगो पता है कब टफ लगती है? जब आप वैल्यू पुटिंग मेथड पे भागने लगते हो, बेसिक नहीं सीखते। हर जगह वैल्यू पुटिंग नहीं आएगी, तो आप कई जगह पुट करते हो, गलत आंसर आ जाता है ना। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यू पुटिंग वहीं पे, अब मान लो कहीं पे थीटा बराबर 45 आपने पुट किया, आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। मान लो इधर इक्वेशन दिया गया था, वो सेटिस्फाई कर गया, और ऑप्शन में साइन थीटा कॉस थीटा है, और आपको केवल वैल्यू पुटिंग मेथड पता है, तो आप क्या करोगे? आपको या तो फिर से रखना पड़ेगा। तो अगर फिर से रख रहे हो तो ज़्यादा समय ले लोगे, आप बेसिक से करोगे, उससे ज़्यादा समय तो इसमें ले लोगे, तो क्या फ़ायदा हुआ उसका? तो इसी वजह से कहता हूँ कि आपको ये पता रहेगा, अगर बेसिक पता रहेगा तो ये पता चल पाएगा कि कहाँ पे वैल्यू पुटिंग लगेगी, कहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है। देखो ये कहा गया कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा की वैल्यू बतानी। अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप क्या करोगे? थीटा बराबर पुट कर दो 45 अंश, पुट किया थीटा 45, साइन 45 प्लस 45 यानी साइन 90 हो गया इधर, और इधर कॉस 45 माइनस 45 यानी कॉस 0 हो गया इधर। साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 में से 1 गया 0, तो आपका आंसर 0। अच्छा लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग ना आती तो आपको सीधे से एक फार्मूला पता होगा कि साइन ए प्लस, मैं 2 फार्मूले लिख दे रहा हूँ, ये आप याद कर लीजिएगा। साइन ए प्लस बी वैसे याद होंगे सभी को, बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। और साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए, अच्छा सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे कर लीजिएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब ये दोनों फार्मूले याद कर। अच्छा अगर यहाँ पे कॉस में माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, अगर यहाँ प्लस होता है तो ये माइनस हो जाता है। सिमिलरली अगर साइन में प्लस होता है तो प्लस ही रहता है, माइनस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है। ये 4 फार्मूले आप याद रखिएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए बराबर 45 पुट करिए, यानी साइन 45 कॉस थीटा प्लस कॉस 45 साइन थीटा माइनस, आप खोलेंगे इसको तो ये आएगा कॉस 45 कॉस थीटा माइनस साइन 45 साइन थीटा। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस आगे देखिए इसके लगा है, ये माइनस लगा है, तो ये अगर प्लस रहेगा फिर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि साइन 45 साइन थीटा, देखो साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, और साइन थीटा तो ये कट जाएगा। कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू बराबर है, इधर भी कॉस थीटा इधर भी कॉस थीटा, प्लस माइनस कट जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आ गया? 0। तो दोनों मेथड आपको पता होनी चाहिए। फार्मूले याद कर लीजिएगा, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, ये 4 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना, साइन में दोनों बच्चों को लेके चल रहा है, भाई बहन ये पेरेंट है समझ लो, ये अपना मम्मी पापा हैं जो कहते हैं, अगर यहाँ पे माइनस कहते हैं तो हम लोग प्लस करते हैं, ये प्लस कहते हैं तो माइनस करते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। चलो ये क्वेश्चन जो प्रश्न है वो ऐसा सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस गलत हैं। अगर लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड अनदर साइड इज 10 सेंटीमीटर, इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड। कहा गया कि एक जो
ट्राइंगल है उसकी सबसे बड़ी भुजा 20 सेंटीमीटर की है, इसकी छोटी भुजा मतलब कोई सी और भुजा 10 सेंटीमीटर की है। अगर त्रिभुज का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपसे कहा गया इसकी तीसरी साइड की वैल्यू बताओ। अब देखो आपको सबसे बड़ी भुजा अगर 20 दे दी गई तो 20 से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे पूछ लिया गया हो ये अंडर रूट सबके आगे लगा लीजिएगा, तो हो सकता है अंडर रूट लगाने पे ये 16 आपका आंसर हो जाए। अब देखो अगर ये सबके आगे अंडर रूट लगाइएगा तो देखिए हो सकता है इस पे ये ऑप्शन सही हो जाए। तो अगर 20, 16 और 10 हो हमारी भुजाएं, ऑप्शन से करते हैं, वैसे तो हीरोज फार्मूला से कर सकते हैं बट हम ऑप्शन से करते हैं। अगर 20, 16 और 10 हो हमारी भुजाएं तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 20, 16 और अगर 10 हैं तो 10 और 20 30 और 16 46, यानी एस बराबर 23 हो गया। तो अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए कितना हो जाएगा मेरे भाई? एस माइनस ए यानी कि 3 इंटू एस माइनस बी 13 इंटू एस माइनस सी 7। तो यहाँ पे न 13 का वर्गमूल निकलेगा, न 7 का, न 3 का, न 23 का, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब आप दूसरा देखिए, यानी कि अगर तीसरी भुजा निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, हीरोज फार्मूला लगाओ और निकाल लो। देखो आपको पता चल गया सबसे लंबी भुजा 20 है और दूसरी भुजा 10 है, तीसरी भुजा मान लो 2x है। अब अगर तीसरी भुजा 2x हो गई तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी कि x प्लस 15, यही हो जाएगा। अब आपको पता है एरिया बराबर होता है अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे स्क्वायर करिएगा और आपका बन के क्या आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 6400 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यही बन के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा, ये आपका होमवर्क है, यही होमवर्क देने की मैं बात कर रहा था। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। लेकिन आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल जाएगा अभी कि x की वैल्यू अगर 15 से छोटी ली, x की वैल्यू 15 से छोटी ली तब तो ठीक है, लेकिन अगर x की वैल्यू 15 ले ली, 15 से बड़ी ले ली, 15 या 15 से बड़ी ले ली, तो ये अगर 15 ले लोगे तो ये 0 हो जाएगा, और अगर 15 से बड़ी ले लोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर x की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 5 ले ली, अगर इक्वल टू 5 ले ली तो 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, और अगर x लेस देन 5 ले लिया तो ये निगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। तो आपको x की वैल्यू 5 और 15 के बीच में लेनी है, और 5 और 15 नहीं ले सकते। तो आप चेक करके देखिएगा और ऑप्शन कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा, ठीक है। कहा गया कि 2 सर्किल्स ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर एट P एंड Q इफ द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्किल्स इज 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल्स। आपको दिया गया कि ये 2 आइडेंटिकल सर्किल्स हैं, द सर्किल्स विच हैज सेम रेडियस आर कॉल्ड आइडेंटिकल सर्किल्स। अब आपको दिया गया कि उनकी कॉमन कॉर्ड की लंबाई 30 है। अगर कॉमन कॉर्ड की लंबाई 30 है और ये O1 है, ये O2 है, तो ये आपका 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये मान के चलेगा अगर इक्वल ट्राइंगल है, इक्वल सर्किल है, आइडेंटिकल सर्किल है इक्वल रेडियस के, तो आपको जो ये जीवा होगी, मतलब इनके बीच की दूरी जो होगी वो जीवा द्वारा समद्विभाजित होगी और जीवा भी समद्विभाजित होगी, यानी जीवा की लंबाई a अगर हो तो अगर 2a हो पूरी तो ये a हो जाएगी और ये इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आपसे कहा गया कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 40 है। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 40 है। तो यहाँ पे आपको ये 15 ना होके ये 20 लेना पड़ेगा, यानी ये 20 है, ये 20 है। अब अगर ये 20 है, ये 20 है और जीवा की लंबाई 30 है, तो जीवा यहाँ पे आपको पता है अगर ये परपेंडिकुलर हो तो ये समद्विभाजित होगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। अगर ये लंब है तो इसको समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करने का मतलब बाइसेक्ट करेगा, यानी कि अगर पूरा 30 है तो आधा आधा में डिवाइड करेगा। ये 20 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? और 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, तो अंडर रूट 625 यानी ये 25 हो जाएगा। तो वृत्तों की त्रिज्याएँ कितनी है? 25। समझ आ गया? तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी थी। एक कि अगर किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब ड्रा किया जाए तो जीवा को बाइसेक्ट करेगा, यानी द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑन एनी कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। और इसका अपोजिट भी सही है कि अगर किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से जो मिलाती है रेखा वो हमेशा जीवा पे लंब होती है। ये चीज़ आपको समझना होगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। टाइम एंड वर्क का बड़ा ही सड़ा हुआ प्रश्न कहा गया, इफ 6 men and 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 26 men and 48 boys कैन डू द सेम इन 2 days, देन द टाइम टेकन बाय 15 men and 20 boys टू डू द सेम टाइप ऑफ वर्क। कहा गया कि 6 men हैं और 8 boys हैं, अगर वो कोई कार्य करते हैं तो 10 दिन में करते हैं, वाइल 26 men और 48 boys 2 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे कहा गया 15 पुरुष अगर कार्य करें, यानी 15 मेन कार्य कर रहे हो और 20 बॉयज कार्य कर रहे हो, तो कितने दिन लगेंगे कार्य करने को, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ये आदमियों की संख्या है, दिन की संख्या, यानी ये M1 है, ये D1 है, ऐसे ये M2 है,
ये D2 है। और आपने पढ़ा होगा M1D1 इज इक्वल टू M2D2, यानी M1D1 यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो आ जाएगा 60 मैन प्लस 80 वोमेन 80 बॉयज, और इधर से निकालोगे ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 26 यानी 52M प्लस 96 बॉयज। सॉल्व करो तो आपका 8 मैन बराबर आ जाएगा 16 बॉयज, यानी अगर 1 मैन बराबर 2 बॉय हो गया, 1 मैन बराबर 2 बॉय, यानी एक आदमी 2 बच्चे के बराबर कार्य करता है। यानी कि अगर आदमी 2 कार्य करता है तो बच्चा 1 कार्य करता है। अब अगर आदमी 2 कार्य करता है, बच्चा 1 काम करता है, तो टोटल कार्य कितना हो गया यहाँ पे रख के चेक कर लीजिए। यानी कि कार्य हो गया 60 दूना 120 और 80 200 यूनिट टोटल कार्य है। और कर कितने लोग रहे हैं 15 मैन, यानी 30 इधर और 20 बॉयज़, यानी 30-20 50 कार्य हो रहा है। 200 करना है, 50 एक दिन में हो रहा है, यानी दिन कितने लगेंगे 200/50 यानी कि 4 दिन। समझ आ गया। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है कि ऑलवेज जो आदमी होते हैं और दिनों की संख्या का गुणनफल ऑलवेज कांस्टेंट होगा अगर मतलब वो जो कार्य है एक ही कार्य कर रहे हों। ठीक है, सिंगल मतलब अगर एक ही पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं तो ऑलवेज M1D1 इज इक्वल टू M2D2 होगा। ये देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, कल हमने पाइप एंड सिस्टम ले लिया था तो इस वजह से आज मैंने दोनों क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का लिया। कहा कि ये कॉन्ट्रैक्टर वाज इंगेज टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 16 days। आफ्टर वर्किंग फॉर 12 days विद 20 वर्कर्स इट वाज फाउंड दैट ओनली 5/8 ऑफ द रोड हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड टू कंप्लीट द वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड मतलब कि डिसाइड किए गए समय में। द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वर्कर रिक्वायर्ड इज, कहा गया कि एक ठेकेदार 16 दिन में सड़क बनाने के लिए लगा हुआ था 20 श्रमिकों के साथ। 12 दिन में, देखो पहले आदमियों की संख्या कितनी थी, M1 कितना है 20, और कितने दिन के बाद 12 दिनों के बाद, यानी 12 दिन तक वो कार्य करवाता है। उसके बाद वो पाता है कि सड़क का 5/8वां हिस्सा ही निर्माण किया गया, यानी कितना कार्य हो गया 5/8 हिस्सा। तो कहा गया कि निर्धारित समय में कार्य पूरा करने के लिए आपको पता है 16 दिन में उसे काम करवाना है, 12 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी D2 बराबर आपको पता है 4 दिन और ले सकता है वो। और कितना कार्य करवाना है, जब 5/8 ऑलरेडी हो चुका है यानी 3/8 उसे करवाना है। अभी हमें पूछा गया आदमियों की संख्या कितनी होगी, तो आपको एक फार्मूला मैं फिर बता रहा हूँ कि M1D1 अपान W1 इज इक्वल टू होता है M2D2 अपान W2। ठीक है, वैल्यू पुट करो, धड़ाधड़ आंसर ले लो। M2 कितना होगा, अभी आदमियों की कुल संख्या, कितना आदमी काम कर रहे हैं 4 दिन तक, वही संख्या आएगी। तो M1 रखोगे तो आ जाएगा 20। D1 कितना है 12/W2 कितना है 5, W2 कितना है 3/8। अच्छा, M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2 अपान W2। तो ये हो गया 5/8, यहाँ पे रखो सही से 5/8। यहाँ M1D1 अपान W1 कर लेना, बराबर हो गया M2 हमें नहीं पता x मान लेते हैं, D2 4 दिन बचे हुए हैं और काम कितना करवाना है 3/8। 8 कट गया तो आप इसको सॉल्व करोगे, 4 3 12 हो गया, 5 से काटोगे 5 चौके 20 हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया 4 × 3 × 3 यानी कि 36। यानी अभी उसे 36 का आदमी कार्य करे तभी 4 दिन में कंप्लीट हो सकता है। लेकिन आपसे कहा गया आवश्यक, आपसे पूछा गया आवश्यक अतिरिक्त मजदूरों की संख्या। 20 तो हमारे पास ऑलरेडी लेबरर्स काम कर रहे थे, हमें चाहिए 36, यानी कितना ऐड कर दे तो हमारे 36 हो जाएंगे 16। समझ आ गया। तो आपको एक फार्मूला यहाँ से एक याद रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में कि M1D1 अपान W1 इज इक्वल टू M2D2 अपान W2, जहाँ M1 स्टार्टिंग में कितने आदमी कार्य कर रहे थे, कितने दिनों बाद पाया गया, यानी कि D1 वो होता है, कितना कार्य उतने दिनों में हो चुका था वो होता है W1, कितने आदमी करेंगे वो M2 होता है, D2 कितने दिन रिमेनिंग है, जैसे 60 का ठेका होता है 40 दिन काम हो चुका होता है, यानी 20 दिन बचा है तो D2 20 हो जाएगा, और W2 कितना कार्य बचा हुआ है यही होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। चलो बहुत सुंदर सा ज्योमेट्री का प्रश्न लो। कहा गया कि D and E आर द पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। D इज पैरेलल टू BC इफ AD अनुपात DV इज इक्वल टू 2:5 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDC। ध्यान से देखिएगा, मैं अंग्रेजी वाले प्रश्न को छिपाऊँ नहीं, रहने दो, इसी में कर ले रहे हैं। देखो एक आपको ट्राइंगल ड्रा करना है। वी हैव ड्रॉन अ ट्राइंगल नेम्ड ABC. It is given in the question that D and E are 2 points on sides AB and AC. Let us assume D is here and E is here. What is given further in the question is D is parallel to BC, यानी D BC के समांतर दिया गया। कहा गया AD अनुपात DB दिया गया 2:5, AD अनुपात DB दिया गया 2:5, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया गया है 98। ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा गया BDEC का क्षेत्रफल, चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है। देखो अगर ट्राइंगल DE पैरेलल BC हो गया तो ये कोण बराबर इस कोण के, ये कोण बराबर इस कोण के, ये कोण बराबर कॉमन है तो दोनों में बराबर हो। अब अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों ऑल 3 एंगल्स
मैं अंग्रेजी में बता रहा हूँ, इफ़ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। यानी कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हों तो कैसे त्रिभुज होते हैं? समरूप त्रिभुज। यानी ट्राइंगल ADE हो गया समरूप किसके? ट्राइंगल ABC के। अब अगर ये समरूप हो गए तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल एक मिनट ऐसे करिए, या हम कह सकते हैं कि ABC का क्षेत्रफल, या हम ऐसे ना लिखो, छोटे वाले ट्राइंगल का क्षेत्रफल ले लो, यानी हम कह सकते हैं ट्राइंगल ADE का क्षेत्रफल बटे ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ले लो, यानी AD तो इसकी भुजा हो जाएगी यानी 2 बटे AB 2 इतना है, 5 इतना है, यानी पूरा 7, और इसका स्क्वायर जो होगा वही इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। आपको पता है ADE का क्षेत्रफल नहीं पता, लेकिन ABC का क्षेत्रफल पता है कितना है? 98। आपने कहा कि अगर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो वो कितना होता है? उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। हमें पता है ADE की साइड AD 2 है, ABC की साइड AB 7 है, तो इनके एरियाज का रेशियो हो जाएगा 2:7 का स्क्वायर। यानी हमारा आ गया 4/49। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4/49, 1 मिनट, 7 का स्क्वायर 49, 1 मिनट, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4/49 बराबर आपको दिया गया है x/98। 49 से कटे 49 दूना 98, यानी x बराबर हो गया 8। अब अगर x है क्या? x ट्राइंगल ADE की एरिया आई है, यानी ये 8 है, पूरा 97 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका BDEC का क्षेत्रफल? 97 - 8 यानी कि 89 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना हो गया? 89। अच्छा 98 था तो 98 में से 8 घटाओगे तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर 97 दिया गया होता तो आप 8 घटा देते, तो अगर ऊपर वाले का 8 है तो नीचे वाले का 90 हो जाएगा। बस यही समझना था, ठीक है। या आप डायरेक्ट करना होता तो आप क्या एग्जाम में ऐसा करोगे? नहीं, आप एग्जाम में क्या करोगे? देखो अनुपात दिया गया 2:5, यानी 2:5 को क्या लिख सकते हैं? 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि अगर 49 बराबर 98 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8, 4 बराबर 8, यानी यहाँ पे देखेंगे ADE जो होगा उसकी एरिया 8 हो गई, ABC का एरिया 98, तो जो रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल पूछा गया उसकी एरिया कितनी हो जाएगी? 98 - 8 यानी कि 90। तो इतने में आंसर आ जाता। ये सड़ा हुआ प्रश्न देख लो प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस से बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन शायद मैंने आज एक ही लिया क्योंकि पिछले सेट में मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए थे। और आपको अगर कोई भी टॉपिक नहीं आता तो प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे प्रीवियस ईयर हूबहू क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, कई बार तो पेपर से ही सॉल्व करवा दिया डायरेक्ट पेपर के PDF से, और आपको वहाँ पर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इधर से उठाया, तो वहाँ पर पेपर में डेट भी लिखी होती है कि किस ईयर में पूछा गया, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और सारे प्रीवियस ईयर कोर आपको सोर्स मिलेगा जहाँ से मैंने करवाया, सारे कॉन्सेप्ट समझाएं। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर की प्लेलिस्ट आपके लिए मस्ट है, मुझे व्यू नहीं चाहिए, आप अगर देख लोगे आपको खुद ही पता चलेगा कि फ़ायदा करेगा। और एटलीस्ट SSC CGL 2019 तो सॉल्व करके जाना ही जाना, क्योंकि आपका एकदम सेम पैटर्न पे CHSL का एग्जाम हो रहा है। कहा गया ये ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स एट 35% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि वो 35% ज़्यादा मूल्य पे अंकित करता है अपने किसी वस्तु का मूल्य, यानी अगर 100 में खरीदता है तो 135 अंकित करता है। फिर कहा गया और नगद में खरीद के लिए 17.5% की छूट दे देता है, यानी कि अगर आप नगद देते हो तो 17.5% की वो छूट दे देता है। इट मीन्स 17.5% की छूट देता है, इसका मतलब वो कितने में बेचता है? 82.5% में वो बेचता है, यानी 135 जो मार्केट प्राइस था उसके 82.5% में बेचता है, यानी इसका 82.5/100 हिस्से में बेचता है। क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, आप प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे देखो 5 से काटो, 5 से आएगा 20, 5 से काटो कि 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, 5 से 16.5 हो गया, ठीक है। यानी आपका हो गया 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो आपका हो जाएगा 4 छक्के 24, 6.75, ठीक है। अब आप गुणा कर लो, 6.75 से इसमें गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 छक 30 और 3 33, ये हो गया। 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 4050 मेरे ख्याल से 4050 होगा, 450, ठीक है। और ये आपका 675 ऐसे लिख दो, जोड़ दो, 5 7 3 5 8 5 13, 3 7 10 11, 4 6 10 11, यानी 111 रुपया 375 पैसा में बेचता है। 100 रुपये में खरीदा था, 111 रुपये 375 पैसे में बेचता है। इट मीन्स आपका कितना % का प्रॉफिट हो रहा है? अरे 100 रुपये की खरीद के 11 रुपये 375 पैसे कमाता है, यानी कि 11 रुपये 37 पैसे और 5 मतलब 11 रुपये
37.5 कमाता है, यानी कि कितने प्रतिशत कमाता है, जितने रुपए है, यानी कि 11.375% प्रॉफिट कमाता है। ऐसे कर सकते थे, या आप 35% और 17.5% का रिजल्टेंट ले लेते। तो आपको क्या करना पड़ता, आप कहते 35 माइनस 17.5 और माइनस 35 गुणे 17.5/100, तो ये रिजल्टेंट हो जाता है आपका। इसको सॉल्व कर लेते तो डायरेक्ट यही आ जाता। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि एक व्यापारी ने 2 बैल बेच दिए 84 रुपए में प्रत्येक को। कहा गया नीदर लूजिंग नॉर गेनिंग इन टोटल इफ, ठीक है, इफ ही सोल्ड वन ऑफ बुलक्स एट 20% गेन एंड देन द अदर इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ। कहा गया कि 84 रुपए में दोनों बैलों को अलग अलग बेचा, इट मीन्स 8400 पे पहले, 8400 पे दूसरे को। अब कहा गया कि उसने क्या करा, पहले को 20% फायदे पे बेचा। अगर 8400 में बेचने पे किसी को 20% का फायदा होता है, यानी कि अगर वो 5 का खरीदता है तो 6 का बेचता है, तभी 20% का फायदा। 6 बराबर 8400 दिया गया, यानी 1 बराबर 1400, तो 5 बराबर 7000, यानी पहले का कॉस्ट प्राइस आ गया 7000। अब आपको पता है टोटल विक्रय मूल्य कितना है, 16800, और आपको पता है कि ना ही हार होती है और ना ही लाभ होता है, यानी कि क्रय मूल्य भी 16800 रहा होगा। पहला 7000 में खरीदा गया और कुल मिला के 16800 रुपये उसने इन्वेस्ट किए, यानी दूसरा कितने में खरीदा गया, 9800 में। आप देखो, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कहा गया दूसरा वाला 9800 का तो कॉस्ट प्राइस पड़ा था, लेकिन बिका कितने का, 8400 का। 9800 का खरीदा गया, 8400 का बिका, यानी कि लॉस कितने का हुआ, 1400 का। तो लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस 1400 बटे कॉस्ट प्राइस 9800 और गुणे 100। 14 का नम 14, 14 सत्ते 98, यानी 100/7, यानी 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। ये इसका बेसिक था। ट्रिक आपको अगले इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े कॉमन क्वेश्चन है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, ट्रिक भी हम करेंगे। ठीक है, तो बेसिक पता चल गया। 8400 में पहले को बेच रहा है, 20% का फायदा, यानी 7000 उसका क्रय मूल्य। दूसरे को 8400 में बेच रहा है, अगर टोटल विक्रय मूल्य 16800 है और कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य भी उतना होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस भी उतनी होगी। अगर पहले में 7000 इन्वेस्ट किए गए, टोटल 16800, तो दूसरे में कितने इन्वेस्ट किए गए, 9800, यानी आपका दूसरा वाला बैल जो है 9800 का खरीदा जाता है और 8400 का बेचा जाता है, यानी 1400 का लॉस कितने पे, 9800 पे, यानी 1/7वां हिस्सा लाभ और 1/7वां हिस्सा हानि। तो कितना प्रतिशत, 1/7 को लिखते हैं 14, 2/7% में मैंने डिटेल में पढ़ाया। प्रश्न देखिए, कहा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज RS102। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड विल बी। कहा गया 4% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 102 रुपये है। समान दर समान अवधि के लिए समान राशि पे साधारण ब्याज कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि 102 रुपये ब्याज मिलते हैं, ध्यान से देखिए, देखो अगर हम बात करें, कई तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से आप सबसे पहले 100 पे जाओ, 100 की तरफ जाओ, क्योंकि 4% और आपको पता है 50 का 4% 2 होता है। तो अगर 100 रुपये 2 साल के, यहाँ पे 2 वर्ष दिया गया, 100 रुपये 2 साल के लिए साधारण ब्याज हो, तो पहले साल के लिए भी 50 मिला, दूसरे साल के लिए भी 50 मिला। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। अब आपको पता है चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होगा कि पहले साल के ब्याज पे भी 4% ब्याज मिलेगा, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। यानी इस 50 रुपये पहले साल का ब्याज था, इस पर भी कितना मिलेगा, 4%, यानी 50 का 4% 2 रुपये और मिलेंगे। तो उसको रिजल्टेंट कुल ब्याज कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 50 रुपये इधर, 50 रुपये इधर और 2 रुपये इधर, यानी टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 102 रुपये। अब अगर 102 रुपये मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है जो हर साल ब्याज मिलता है, यानी 50 और 50, यानी कि 100 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो आप 100 की तरफ जाइएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। और अदरवाइज आप फार्मूले पे जा सकते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि और देखो ऐसा भी कर सकते थे 102 रुपये। अब 102 के सबसे करीब जाइए आप, 102 के करीब, सबसे करीब जिस पे आप परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान हो, आप कहेंगे 100। अब 100 2 वर्षों का, तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे। तो आप इससे करिएगा, और अगले में मैं यहाँ पे चलो ट्रिक बता दी, अगले में हम बेसिक कर लेंगे। ठीक है, तो सारी मेथड हम करते चलते, जिस समय दिमाग में जो मेथड आएगी वही मैं बता दूंगा। ये प्रश्न देखो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का ये प्रश्न बड़ा सुंदर सा है। कहा गया इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 months एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 year इज RS36, द सम इज। कहा गया यदि हर 6 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 12% की दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 36 रुपये है, तो योग ज्ञात करिए। मतलब कि सम ज्ञात करना है। यहाँ पे हिंदी में गलत प्रश्न दिया गया है। कहा गया
कहा गया कि एक जो राशि है उस पर 12% ब्याज की दर है और 12% वार्षिक ब्याज की दर है, 12% पर एनम ब्याज की दर है और छमाही चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है, यानी एन बराबर दिया गया है आपको दो टर्म आएंगे, ठीक है। और कहा गया कि जो अंतर है, अच्छा एक चीज़ बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया गया? 36, यानी कि जो CI 2 टर्म के लिए और SI 2 टर्म के लिए इसका अंतर दिया गया आपको वो 36 रुपये दिया गया। आपको निकालना है धन कितना होगा, यानी सम कितना होगा। मैं आपको बताऊं कि सम अगर आपको निकालना है तो आपको पता है कि अगर 2 साल का CI और SI का या 2 टर्म का SI और CI का अंतर निकालना है तो P × R/100 का होल स्क्वायर होता है, बराबर ये 36 दिया गया। अब R 12% वार्षिक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज किस पे लगता है? 6 महीने पे। यहाँ देखिए एवरी 6 मंथ, यानी R बराबर कितना हो जाएगा? अगर 12% वार्षिक है तो 6% छमाही का हो जाएगा, यानी R बराबर 6 दिया गया, यानी P × 6 का स्क्वायर 36 बटे 100 का स्क्वायर 10,000 बराबर 36, तो 36 कट गया, यानी P बराबर हो गया 10,000, यानी कि ब्याज की राशि कितनी है? 10,000। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 टर्म के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? P × R/100 का होल स्क्वायर, जहाँ पे P प्रिंसिपल होता है और R क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2 टर्म में अगर मान लो CI मिलता है छमाही, तो पहले टर्म में जो CI मिलेगा 6 महीने के बाद वो SI के बराबर होगा। जो अंतर आएगा वो दूसरे टर्म में जो लग रहा है, यानी पहले वाले पे जब ब्याज मिलेगा वही अंतर होगा, यानी पहले वाले पे जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? 3600 रुपये, यानी आपको ऐसे भी समझ 36 रुपये, यानी कि पहले साल का जो ब्याज मिलता है, देखो पहले टर्म का ब्याज मान लो X रुपये हो और दूसरे टर्म का ब्याज भी X होगा, यानी पहले छमाही के लिए ब्याज 6 रुपये X रुपये, दूसरे छमाही के लिए भी X, दूसरी मेथड है ये। अब आपको पता है कि इस पे 12 मतलब चूंकि 12% वार्षिक है, यानी कि 6% छमाही का ब्याज मिला और 36 रुपये आ गया, अंतर इसी के कारण आएगा। नहीं तो अगर ये ना होता, इस पे ये ब्याज ना लगता तो X + X यही तो साधारण ब्याज होता, यानी कि X पे 6% लगा और 36 रुपये मिल गए। अगर X पे 6% लगने पे 3600 रुपये मिलते हैं, 36 रुपये मिलते हैं, यानी X की वैल्यू कितनी है? 600। अब X बराबर 600 है, इस X की वैल्यू भी 600 है, यानी कि 600 600 1200, और 12% की दर से साधारण ब्याज 1200 रुपये मिल रहा है, यानी राशि कितनी हो जाएगी? 10,000। अगर किसी राशि पे 12% ब्याज 1200 रुपये देता है तो आपका राशि कितना हो जाएगा? 10,000। तो ऐसे भी कर सकते थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बड़ा सुंदर सा प्रश्न है। कहा गया द इनकम्स ऑफ A, B एंड C आर इन द रेशियो ऑफ 3:7:4 एंड देयर एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:5 इफ A saves Rs 300 आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 2400 द सेविंग ऑफ B एंड C आर। कहा गया इनकम दिया गया A, B, C का, एक्सपेंसेस दिए गए A, B, C के और सेविंग्स दी गई A, B, C की। अब आपको दिया गया A, B, C, यहाँ पे लिखिए A, यहाँ पे लिखिए B, यहाँ पे लिखिए C। कहा गया A 2400 रुपये की, A क्या है? 2400 रुपये, और A, B, C का अनुपात कितना है? 3:7:4, यानी A की 3 दी गई है, B की 7 दी गई है और C की 4 दी गई, और A की जो 3 आया है वो 2400 के बराबर है, यानी 1 बराबर 800, तो A की आए तो 2400 हो गई, 1 बराबर 800, तो B की आए 7 है यानी 5600 है, और C की आए 4, यानी 1 बराबर अगर 800 है तो 4 बराबर 3200, यानी C की आय आ गई 3200। अब आपको दिया गया कि A 2400 रुपये में 300 रुपये बचाता है, अगर 300 रुपये A बचाता है तो खर्चा कितना करता है? 2100, और A, B, C के खर्च का अनुपात कितना है? 4:3:5, यानी कि 4 A का खर्चा है, A का खर्चा कितना है? 4, और 4 बराबर आपको दिया गया 2100, यानी 1 बराबर हो गया 525 रुपये, 1 बराबर 525, यानी A अगर मतलब देखो आपको खर्चे का अनुपात दिया गया 4:3:5, यानी A 4 खर्चा करता है, अगर 4 बराबर 2100 है तो 1 बराबर 525, तो B का खर्चा 3 यानी कि 1575 B खर्चा करता है, और C कितना खर्चा करता है? 5 गुना, यानी कि 2625 ये खर्चा करता है। अब आप सेविंग निकाल लो, तो सेविंग निकालोगे B 5600 कमाता है, 1575 खर्चा करता है, यानी कि कितना बचाता है? 4025 रुपये, और C कितना बचाता है? 3200 कमाता है, 2625 खर्च करता है, यानी 575 ये बचाता है। यही आपसे पूछा गया था, 4025 575। एकदम बेसिक से करके भी हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे सड़े हुए प्रश्न आपको एग्जाम में खूब देखने को मिल रहे हैं। कहा गया बिटवीन 2 consecutive ईयर्स माई इनकम्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी पिछले वर्ष अगर 2 थी तो अभी मेरी आय 3 हो गई। कहा गया और मेरे खर्च के अनुपात है 5:9, यानी पिछले साल अगर 5 में खर्चा करता था तो अभी 9 खर्चा करने लगा। कहा गया यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय 45,000 है, यानी कि दूसरे वर्ष में हमने आय कितनी मानी? 3। ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, ये सेकंड ईयर की बात हो रही है, और इसने कहा है कि दूसरे वर्ष में जो आय है यानी 3 बराबर 45,000 है, यानी 1 बराबर 15,000 हो गया, 1 बराबर 15,000 हो गया, तो
यानी कि दूसरे वर्ष तो 45,000 कमाता था। अगर 3 बराबर 45,000 है तो 1 बराबर 15,000, यानी पहले वर्ष कितना कमाता था? 30,000। ठीक है, अब आपसे कहा गया पहले वर्ष में मेरा खर्च 25,000 रुपये, यानी 5 बराबर 25,000 अगर आपको दिया गया है तो 1 बराबर 5,000, तो 9 बराबर हो गया 45,000। तो आपसे कहा गया तो माई सेविंग फॉर 2 ईयर्स, यानी कि दोनों साल मिला के कुल कितना मैं बचाता हूँ। अगर दोनों साल के लिए पूछा जाएगा, ठीक है, तो अगर दोनों साल के लिए पूछा जाएगा तो 30,000 पहले साल कमाया, 25,000 खर्च किया, यानी 5,000 यहाँ बचा है, और दूसरे साल 45 कमा के 45 खर्चा कर दिया, यानी 0 रुपये बचा है। तो कुल अगर पूछा जाएगा तो 5,000 प्लस 0 5,000 आएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा फॉर सेकेंड ईयर, यहाँ पे फॉर 2 ईयर पूछा गया, फॉर सेकेंड ईयर पूछा जाएगा तो दूसरे साल के लिए पूछा जाएगा तो 45,000 कमाया, 45,000 खर्च कर दिया, यानी नील, जितना खाया उतना उड़ा दिया, बात खत्म हो गई, कुछ सेविंग नहीं। तो ये बहुत खर्चुआ आदमी की, अय्यास आदमी की, लग्जरियस आदमी की ज़िंदगी की बात है। ठीक है, 45 कमा रहे क्लर्क बन के और 45 खर्च कर दे रहे। ठीक है, अगले प्रश्न पे। इस क्वेश्चन को अगर आप जाओगे पूरा डिटेल में करने सिंप्लीफिकेशन तो पागल कर देगा आपको अप्रॉक्सीमेशन से, क्योंकि देखो सारे ऑप्शंस इतने भी क्लोज नहीं है। आपको देखना है कि 2 आ रहा है तो 2 दशमलव के कितने अंकों बाद आएगा, या तो आपको उसके लिए अप्रॉक्सीमेशन यूज करना चाहिए। ऑप्शन देखो, अगर यहाँ पे ये होता 2.157 2.153 तब तो अप्रॉक्सीमेशन यूज करना का टफ होता। बट अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा डिफरेंस है, 10-10 के मतलब अंश में होते जा रहे हैं, यानी कि 10-10 का अंतर है, 10-10 गुने का अंतर है, तो आप क्या काम करो, अप्रॉक्सीमेशन करो। 3.157 को ले लो 3.2 गुड़े 4126 लिखो, और गुड़े 3198 को ले लो 32 ले सकते हो, और डिवाइडेड बाई 63.960 को लो 64, और गुड़े 2835.121 को ले लो 2835। अब सॉल्व करो, 32 का नंबर 32, 32 दूना 64, 2 से कटेगा 1.6। अब अगर 1.6 से इसमें भाग दो, गुणा करोगे तो 16 छक्का 96, हासिल आएगी 9, 16 दूना 32, 9 41, हासिल आएगी 4, 16 का नंबर 16 4 20, 16 चौको 64 और 2 66। अब देखो 28 दूना 56, 6601 है, 28 से भाग करोगे 28 दूना 56, उससे 1000 ज़्यादा, यानी कि 2.3 के आसपास, 2.29 के आसपास कुछ आएगा, जो कि सबसे क्लोज होगा डी के, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो अगर आप गुणा करने जाओगे कि किससे कट रहा है किससे नहीं कट रहा है, 6 महीने समय लग जाएगा, गुणा करते रह जाओगे, तो आपका आंसर 2.29 के आसपास आएगा, जो कि सबसे क्लोज 2 के है। तो इसका निकटतम मान पूछा जाएगा, द अप्रॉक्स वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन से ऐसे आ गया, इफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1232 सेंटीमीटर क्यूब, देन द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस। आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगी। कहा गया 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंब गोलाकार शंकु, यानी आपको शंकु दिया गया है, ऊंचाई जिसकी दी गई है 24 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया कि इसका क्या दिया गया, वॉल्यूम बोले तो आयतन, यानी v बराबर दिया गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे पूछा गया है इसका घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर एल पूछा गया। अब आपको अगर पाई आर एल निकालना है तो सबसे पहले आपको आर निकालना पड़ेगा, एच तो पता है, और एल बराबर होता है अंडर रूट में h² प्लस r²। अब आप सॉल्व करने जाओ, यानी कि वॉल्यूम कितना होता है 1/3 गुड़े पाई 22/7 गुड़े r² और गुड़े एच की वैल्यू 24 बराबर दिया गया 1232। सॉल्व करो, आंसर ले लो। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा देखो 3 से काटोगे 8 दे देगा, 8 से काटोगे तो 8 1 8, 4 43, 8 5 40, 154 हो गया, 22 से काटोगे 7, r² बराबर 7 का स्क्वायर, यानी r बराबर 7 हो गया। अब अगर h बराबर 24 है, r बराबर 7 है, तो l बराबर कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 24 7 25 ट्रिपलेट बनाते हैं। अब यहाँ से आपका क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर एल, यानी 22/7 गुड़े r 7 गुड़े l 25, 7 7 कट गया, 22 गुड़े 25 यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। इस वीडियो में हम 21 क्वेश्चन करने वाले हैं, और आपने अगर फेसबुक पेज अगर भाई का नहीं लाइक किया तो जाके लाइक कर दो, 1000 लाइक पहुंचाओ, क्योंकि अगर इतना फेसबुक चलाते हो क्या करने के लिए चलाते हो, वहाँ पर लाइक कर देना। ठीक है, लिंक इस पर PDF पे आपको मिल जाएगी, PDF पे क्लिक करके आप पहुँच जाइएगा। देखिए क्या दिया गया है, कहे द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, आपसे पेरीमीटर पूछा गया। आपको पता है 3 4 5 के अनुपात में अगर साइड्स दी गई हैं तो 5 वाला 5x, 3 वाला 3x, 4 वाला 4x, और ये ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, 3x 4x 5x ट्रिपलेट होता है। अब इसका एरिया की बात की गई तो आप कहेंगे 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी ये हो गया 3x इंटू 4x/2, और ये बराबर कितना दिया गया 216। 3 चौको 12x² 2 यानी 6x² बराबर 216, यानी x बराबर कितना हो गया 6।
तो 6 से काट दोगे 36 दे देगा, एक्स स्क्वायर 36 एक्स बराबर 6। अब आपसे पूछा गया त्रिभुज की परिधि या परिमाप। परिमाप कितना होता है त्रिभुज का? तीनों भुजाओं का योग 5 4 9 3 12 एक्स बराबर 6, तो 12 बराबर 12 एक्स बराबर 72। तो ये थे कुछ 21 क्वेश्चंस जिसमें मैंने एक आपको दिया होमवर्क, आप वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट टुमारो 9 बजे। आज इस वजह से लेट हो गया क्योंकि आज संडे था और मुझे देना था एसएससी सीजीएल मेंस मेंसुरेशन की क्लास। आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, 25 सेट करने के बाद हम इंग्लिश पे आएंगे। रीजनिंग कुछ लोग कह रहे हैं, सब कुछ करवाने की कोशिश करूंगा, हालांकि मैथ्स और इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी है, मैथ्स करवा के फिर इंग्लिश करवाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल। अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर डालो चैनल को और वीडियो को, और जो भी मन करे शेयर कर देना अगर पसंद आई हो तो, और खुशी खुशी मन से, और लाइक करके जाना अगर पसंद आया, ठीक है, क्योंकि भाई ने मेहनत करी गर्मी में बैठ के बिना फैन की। चलो, अंटिल वी मीट, लव लव, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम।